हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग सिलेक्शन के इस सीरीज़ में और सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रेनिंग का डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेनिंग का मीनिंग और इसकी नीड जो है हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं। आइए इसमें देखते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास डिस्कशन के लिए स्टेप्स हैं, डिज़ाइनिंग है, मेथड्स और टेक्निक्स हैं और अंत में इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन टेक्निक्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो स्टेप्स इन सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्लान। सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन द ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग की आवश्यकता किसको है? ऐसा नहीं कि आपने लेट्स से 1000 एम्प्लॉयज़ जो हैं आपने रिक्रूट किए, सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। ये उनके कार्य विवरण पर निर्भर करता है, कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस ब्रांच के लोगों को, किस डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड स्टेप है एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ आर जनरल गाइडलाइंस विच टेल्स यू व्हाट टू डू इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर ट्रेनिंग पॉलिसीज़ में ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी दी जाएगी या कुछ भत्ते दिए जाएंगे, कुल अवधि, हाउ टू इवैल्यूएट ट्रेनिंग, इस तरह की सारी चीज़ें पॉलिसीज़ का पार्ट बनेंगी। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य रहेंगे, हम ट्रेनिंग देने के बाद क्या अचीव करना चाहते हैं या देकर क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी आर एक्सपेक्टिंग। देन प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग बजट। बजट यहाँ पर फाइनेंशियल एस्टिमेशन है। पूरी ट्रेनिंग की अवधि पे ये जो भी कार्यक्रम, क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे, उन सब पर कितना जो है धनराशि खर्च होगी, उसका अनुमान लगाना। देन है डिसाइडिंग द ट्रेनिंग वेन्यू। ट्रेनिंग जो है वो किस जगह पर दी जाएगी, किस स्थान पर दी जाएगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कारण अगर ट्रेनिंग का स्थान वास्तविक कार्यस्थल के नज़दीक है या उसी में ही समाहित है, तो शायद जो हमारे रिक्रूटेड एम्प्लॉय हैं उनके लिए कुछ सुविधा हो जाए। अगर ट्रेनिंग का स्थान जो है वो कंपैरेटिवली दूर है तो शायद असुविधा का सामना, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। डिसाइडिंग अबाउट द मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी डिप्लॉयड इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के लिए किन किन मेथड्स का और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। देन लास्ट है डिटरमाइनिंग मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग। आप अंत में एवैल्यूएशन कैसे करेंगे कि आपने ट्रेनिंग दी है तो उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है एम्प्लॉयज़ में देखने को मिले हैं। तो ये सभी स्टेप्स थे एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्लान के। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और स्टेप्स के सीक्वेंस में ही ये चलेगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग। किस व्यक्ति को या किस विभाग को ट्रेनिंग की जिम्मेवारी दी गई है? नॉर्मली एचआर डिपार्टमेंट जो है वो इसका चार्ज लेता है, परंतु एचआर डिपार्टमेंट को ये देखना है कि ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन है। क्या ये वो व्यक्ति है जो पहले इसी विभाग में या इसी काम को करता रहा है काफ़ी सालों तक? वो एक रिटायर्ड कर्मचारी चुन सकते हैं, वो एक अलग से प्रशिक्षु डिपार्टमेंट जो है वो बना सकते हैं, या उन लोगों को फ़िल्टर करना जो बेहतर से बेहतरीन तरीके का इस्तेमाल करते हुए काम को करने का सही तरीका भावी कर्मचारियों तक पहुंचा सकें। सिलेक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनीज़। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि किन कर्मचारियों को वास्तविकता में ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और यहाँ पर कर्मचारियों को 2-3 भागों में और बांटा जा सकता है। एक बिल्कुल अकुशल कर्मचारी, दूसरे जो मध्यम दर्जे के कर्मचारी हैं जिनको कुछ ज्ञान है पर पॉलिशिंग की ज़रूरत है, और तीसरे
जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन से कर्मचारी हैं जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनका चयन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनर, ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाएगी। हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि उन व्यक्तियों का चुनाव करना या उस व्यक्ति का चुनाव करना, क्योंकि एक व्यक्ति को हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन के अलग अलग चरण हो सकते हैं। तो अगर उस व्यक्ति को पांचों चरणों की जानकारी देनी है तो हमें अलग अलग 5 व्यक्तियों को जिनकी उसमें कार्य कुशलता हो उसको बुलाना चाहिए। ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग के दौरान जो मटेरियल दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, किस विभाग से दिया जाएगा, और उस विभाग से लेने के बाद उसका आगे उपयोग क्या होगा। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा हो सकता है उसकी उत्पादकता या उसकी क्वालिटी में कमोबेश कमी मिले, अतः इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ट्रेनिंग पीरियड अवधि कितनी होगी। परफॉर्मेंस ट्राई आउट, कितनी बार हम परफॉर्मेंस करके देखेंगे, कितनी बार हम अपने आप को एवेल्यूएट करेंगे और कितनी अवधि तक हम उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन के रहेंगे। लास्ट है फॉलोअप। फॉलोअप में हम ये देखते हैं कि कर्मचारी ने जो ज्ञान, जो कौशल हासिल किया, क्या वो उसमें पारंगत हो गया। तो ये 7 पॉइंट थे। परफॉर्मेंस ट्राई आउट को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। जितनी बार हम किसी काम को करते हैं उतना ज़्यादा पारंगत हम अपने आप को उसमें पाते हैं। तो निरंतर अभ्यास की तरफ इशारा कर रहा है ये पॉइंट। तो ये थे डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेथड ट्रेनिंग के हो सकते हैं या किन तकनीकों का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग या OJT और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब हम वास्तविक कार्यस्थल पर काम पर लगाने के बाद एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वास्तविक कार्यस्थल से दूर अलग कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करेंगे। पहला, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जैसा कि इस टर्म इंस्ट्रक्शन से क्लियर है, कर्मचारी को बताया जाता है। इसको फर्दर 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में कंप्लीट किया जाता है। पहला, ट्रेनी को जॉब का एक ओवरव्यू दिया जाता है, इसके पर्पस बताए जाते हैं, इसके उद्देश्य बताए जाते हैं और इसके आउटकम्स क्या होंगे ये बताया जाता है। देन जो ट्रेनर है वो काम को किस तरह से करना है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है ताकि एम्प्लॉय देख के सीख सके इंस्ट्रक्शन। देन ट्रेनी को कहा जाता है कि जो ट्रेनर ने करके दिखाया है अभी उसको कॉपी कीजिए। मीन्स एक टीचर पहले बच्चे को बता रहा है, सिखा रहा है अपने हाव भाव से, अपने तौर तरीक़ों से, अपनी कार्यशैली से, और फिर वो विद्यार्थी से कह रहा है कि आप उसको कॉपी कीजिए एंड अगेन ट्राई आउट करते करते आप जो है उसमें सफल हो जाते हैं। देन इज़ द सेकंड मेथड दैट इज़ कोचिंग। कोचिंग इज समहाउ similar as a classroom kind of coaching. Here there is a kind of class जहाँ पर एक मेंटर जो है, एक टीचर जो है, एक कोच जो है, वो काम की सभी बारीकियों के बारे में ट्रेनीज़ को बताता है, एक ग्रुप को उन्हें समझाता है, उन्हें सिखाता है और उसके बाद उनका इवैल्यूएशन करता है और जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर करेक्शन करवाता है। इट इज़ बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग, काम को करके सीखना। देन इज मेंटरिंग। मेंटरिंग में
कोचिंग में हम बात कर रहे थे, एक बड़ा ग्रुप होता है, मेंटरिंग में कंपैरेटिवली छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि 1-to-1 अटेंशन या 1-to-10, 1-to-5 अटेंशन दी जा सके। मेंटर वहाँ पर एक सीनियर व्यक्ति जिसको उस काम का काफ़ी तजुर्बा है वो हो सकता है, और वो अपने संपूर्ण जीवन काल के ज्ञान को ट्रेनी के सामने रखता है और ट्रेनी संवाद के माध्यम से, ट्रेनी प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से उसको सीखता है। देन इज पोजीशन रोटेशन। पोजीशन रोटेशन बेसिकली इंटरनल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ पर उन व्यक्तियों को जो ऑलरेडी संस्था के एम्प्लॉय हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। एक व्यक्ति जिसको एक विभाग में काफ़ी सालों का, कुछ सालों का तजुर्बा हो गया, उसको दूसरे विभाग में भेजा जाता है ताकि वो दूसरे विभाग का काम भी अच्छे से समझ सके। देन इज अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक काफ़ी पुरानी प्रचलित टर्म है और ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोगों को एक विभाग में काम करने के लिए भेजा जाता है और उस विभाग में जो काम किया जा रहा है उसकी बारीकियों को समझाया जाता है ताकि व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जा सके। देन इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज कमिटी असाइनमेंट्स। कमिटी असाइनमेंट्स आर एक्चुअल वर्क कंडीशंस जहाँ पर एक व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों से मेल जोल खाते हुए स्पेशल असाइनमेंट्स को दिया जाता है और उन्हें उनका सॉल्यूशन करने के लिए कहा जाता है ताकि ये देखा जा सके कि वो कितने अच्छे से, उनकी डिसीजन मेकिंग या उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो कितने अच्छे से इम्प्रूव हुई। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब व्यक्ति का चयन हो चुका है परंतु कार्यस्थल से दूर एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर उस व्यक्ति से अपेक्षा की जा रही है कि वो जाए और वहाँ पर सीखे। पहला वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल एक ऐसी जगह या एक ऐसा कार्यस्थल है जो बिल्कुल हूबहू वास्तविक कार्यस्थल की कॉपी है, जहाँ पर सभी स्थितियाँ, सभी परिस्थितियाँ, सभी हालात वास्तविक कार्यस्थल के समानांतर बनाए जाते हैं ताकि एक आदमी को वास्तविक कार्यस्थल में होने का ही एहसास हो। देन इज अप्रेंटिसशिप। जैसा कि पहले ही बात की थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप हम अपनी कंपनी में ही करवा रहे हैं, अपनी कंपनी के किसी विभाग में करवा रहे हैं, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम किसी भी दूसरी कंपनी जिसके साथ हमारा टाई अप है और जो उस फील्ड की जानी मानी कंपनी है उसमें हम अपने कर्मचारी को भेज सकते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग कोचिंग ट्रेनिंग की तरह ही है परंतु अब ऑफ द जॉब है, कार्यस्थल से बाहर है। अलग अलग माध्यमों से, ऑडियो विजुअल माध्यम से, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के माध्यम से ट्रेनीज़ के एक समूह को संबोधित किया जाता है और उन्हें वास्तविक कार्य कैसे करना है ये बताया जाता है। देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप अगेन जब किसी भी स्थापित कंपनी के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं और अपने कर्मचारियों को एज इंटर्न्स वहाँ पर भेजते हैं ताकि वो लोग वास्तविक कार्यस्थल पर काम करने का तजुर्बा हासिल कर सकें, परंतु यहाँ पर वास्तविक कार्यस्थल कंपनी ना होकर कोई और कंपनी या कोई छोटी कंपनी हो सकती है। कॉन्फ्रेंसेस ट्रेनिंग का एक काफ़ी प्रचलित माध्यम है। यहाँ पर मशीनी कार्य करने की ट्रेनिंग कम और वैचारिक और बौद्धिक सूझबूझ को व्यवस्थित करने की ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है, जहाँ पर लोग जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर चुके हैं, अच्छा नाम कमा चुके हैं, वो लोग अपने तजुर्बे साझे करते हैं और काम को करने के, सिचुएशंस को डील करने के, प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशन बताते हैं, निकालते हैं। रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में हम अपने भावी कर्मचारी को
एक रोल देते हैं कि अगर आप इस स्थिति में होते, आप इस परिस्थिति में होते, आप इस पद पर होते, तो आपका डिसीजन, फॉर एग्जांपल एक केस दे दिया और उसके बाद उसको कहा कि यू शुड रिएक्ट एज अ मैनेजर, अगर आप इसकी जगह होते, आप मैनेजर होते तो क्या करते। द लास्ट इज प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग एक कंप्यूटराइज्ड या स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हमने सीक्वेंसिंग की होती है, भावी कर्मचारियों के समक्ष समस्याएं, सवाल रखना और उनसे उसके भावी जवाब मांगना और अंत में बताना कि सही जवाब ये था और वो इन घटनाओं और संभावनाओं पर आधारित था। तो ये हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड थे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ट्रेनिंग दी, आपने अपना धन, समय, मैन पावर सब खर्च किया, सो व्हाट इज़ द आउटकम? इवैल्यूएशन। 5 मेजर कंपोनेंट यहाँ पर लिए हमने, रिएक्शन, लर्निंग, जॉब बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन और अल्टीमेट वैल्यू। सबसे पहला रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है कर्मचारी का रिस्पॉन्स। एक उस कर्मचारी का रिस्पॉन्स जो नया नया आया था ट्रेनिंग से पहले, और दूसरा वो जो ट्रेनिंग के बाद है, कि किसी घटना, दुर्घटना या किसी समस्या के पैदा होने पर पहले वो किस तरह रिस्पॉन्स करता था, अब किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, या जो उसको सिखाया गया, जो उसको बताया गया, उस पर वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल पहले दिन जब उससे पूछा गया कि क्या आपको काम आता है, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, और आज अगर वो हाँ कर रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है हमारी ठीक है। अगला लर्निंग। लर्निंग दिखेगी उसके काम में, जो काम उसको दिया जाएगा, पहले वो किस तरीके से कर रहा था और अब इस बार वो किस तरीके से कर रहा है, आफ्टर ट्रेनिंग किस तरीके से कर रहा है। जॉब बिहेवियर, कार्यस्थल पर उसका व्यवहार। पहले जब वो कार्यस्थल पर जाता था तो उसकी भाव भंगिमाएँ किस तरीके की थी, उसका कार्य के साथ बर्ताव कैसा था, कार्यस्थल के कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार कैसा था, और अब कैसा है। क्योंकि एक ट्रेंड आदमी जो है वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको अपने ऊपर विश्वास होगा। देन इज ऑर्गेनाइजेशन। संस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी संस्था की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग वाकई प्रभावी थी या प्रभावशाली थी। लास्ट है अल्टीमेट वैल्यू। अल्टीमेट वैल्यू जो है कंपनी की ग्रोथ, पोटेंशियल सेल्स, पोटेंशियल प्रॉफिट्स, इसमें मेजर की जाती है और ये लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ इशारा करती है। तो अगर हमारी संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म गोल तब अचीव होगा जब शॉर्ट टर्म गोल अचीव होगा, और शॉर्ट टर्म गोल तब अचीव होगा जब हर कर्मचारी अपना काम संपूर्णता के साथ करेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के रिजल्ट जो है हम इसमें देख सकते हैं। देन टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, कैसे इवैल्यूएट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। समस्त कर्मचारियों के समूह को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। पहला वो जो ट्रेंड हैं और दूसरा वो जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। जो ट्रेंड ग्रुप है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया और जो नॉन ट्रेंड है उसको कंट्रोल ग्रुप कहा गया। दोनों को सेम काम दिया जाएगा। अगर दोनों ग्रुपों के वर्किंग में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है। परंतु अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता है, हम ये मान सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग वाकई में प्रभावी है। लॉन्गिट्यूडिनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, समय के साथ साथ कितना परिवर्तन आया। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग से पहले जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी थी और ट्रेनिंग के बाद जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कितना परिवर्तन आया समय के साथ साथ, वो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चनियर्स एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, कर्मचारियों से क्वेश्चनियर भरवाया जा सकता है और उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप सही बताएं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग में कोई कमी है तो एटलीस्ट उसको दूर किया जा सके। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, उनसे बातचीत करके हम पता लगा सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस,
कॉस्ट बेनिफिट में हम ये देखें कि हमने ट्रेनिंग पे जो खर्च किया, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ के मोराल में उस हद तक वृद्धि हुई है या नहीं हुई। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्लान, कि सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्लान के क्या क्या स्टेप्स हैं उनको आपने बताना है। 8 और 16 दोनों नंबर में ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। अगेन 8 और 16 दोनों नंबर में इंपॉर्टेंट है ये। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स, OJT एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा जा सकता है और पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है जिस तरह से यहाँ पर मेंशन्ड है। देन एवेल्यूएशन कैसे करेंगे आप। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी वहाँ पर दी हुई है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।